फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को तो आप जानते होंगे, हीमैन के नाम से फेमस है। पता है वो बीजेपी से सांसद थे बीकानेर से, और उसके बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी को भी आप जानते होंगे, फिल्म अभिनेत्री, मथुरा से सांसद हैं बीजेपी से। और धर्मेंद्र के पहली पत्नी के जो बेटे हैं सन्नी देओल, नाम जानते होंगे, वो भी अभी सांसद हैं बीजेपी से और हीरो हैं। उनकी फिल्म गदर 2 अभी धमाल मचा रही है। तो पिताजी बीजेपी से सांसद रहे, माँ जो हैं हेमा मालिनी वो सांसद मथुरा से, सन्नी देओल खुद सांसद हैं गुरुदासपुर से। तो पिताजी बीकानेर से सांसद रहे, माँ मथुरा से सांसद हैं और सन्नी देओल खुद गुरुदासपुर से सांसद हैं बीजेपी से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला के प्राचीर से भाषण देते हैं परिवारवाद के खिलाफ। कहते हैं कि परिवारवाद से टैलेंट आगे नहीं बढ़ता, एक लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। और एक प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है पीएमओ, उसके जो आर्थिक सलाहकार समिति के जो चेयरमैन हैं विवेक देबोराय, वो तो कह रहे हैं कि इस देश का संविधान बदल देने की ज़रूरत है, नए संविधान की ज़रूरत है। तो हमारे साथ बात करेंगे इस मुद्दे पे लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद पासवान जी। सर, जो आजकल बातें चल रही है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, मोदी जी परिवारवाद पर बोल रहे हैं, और बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है आप अच्छे से देख रहे हैं, आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी पार्टी, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये कहना लाल किले से परिवारवाद वाली बात, ये अच्छी बात नहीं लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कि परिवारवाद हर पार्टी में है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आपने गिना ही दिया सबका नाम, मैं क्या गिनाऊं, सभी लोग हैं। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिराव सिंधिया, उनकी बुआ, वो भी परिवारवाद है। यूपी में, गुजरात में भी काफ़ी है। फिर मुंडे साहब के बच्चे हैं। तो परिवारवाद कह कर के पॉलिटिक्स करना हम नहीं समझते कि अच्छी बात है, राजनीति अच्छी बात है। तो सभी पार्टियों में परिवारवाद है, हर अपने बच्चे को अपने तरह बनाना चाहता है। और पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है जो बच्चा लोग, पॉलिटिशियन का बच्चा लोग पढ़ता नहीं है, तो फिर उसका पॉलिटिक्स में तो वही जाता है जिसका कोई कैरियर नहीं है, जो कोई कैरियर नहीं सोचता। लोग सवाल करेगा कि आप क्या ऐसे आ गए। तो हमें तो फोर्स, हम तो बिहार के राजनीति को फोर्स, बिहार के राजनीतिक और देश की राजनीतिक जो चला रहे हैं लोग आज, उसको देख करके लगा कि नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी आना चाहिए, तभी ये राजनीति ठीक हो पाएगी। क्योंकि लोग इस तरह के बातें करते हैं परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का, और खुद परिवारवाद में फंसे हुए हैं, खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। विवेक देबोराय जो बोले हैं कि नए संविधान अपनाने की ज़रूरत है, इस बदलने की, एक तरह से कहिए कि इस संविधान को बदलने की ज़रूरत है। तो वो तो आपके पड़ोसी रहे हैं सर, विवेक देबोराय, दिल्ली में। हाँ, मेरे पड़ोसी थे। जब मैं डायरेक्टर जनरल था तो नंबर 1 में रहते थे, हम नंबर 2 में थे। लेकिन सर्च की बात है कि एक ऑफिसर को ये सब बोलने का पहली बात तो कोई हक नहीं है। और बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। बदलने की बात अगर कोई करता है तो मूर्ख है वो। हाँ। क्योंकि इस संविधान को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान समझा जाता है। समय के अनुसार कुछ संशोधनें हुई है, हर बार हुई है, और लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कुछ संशोधन मौलिक अधिकार में भी हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जो हो रहा है। तो इस तरह की बात करना आज के दिन में, आज जिस तरह से हमारा देश गुजर रहा है, जिस तरह से आज लोकतंत्र जो है खतरे में है, खतरे में इसलिए है कि देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का जगह खाली नहीं है, हम पीएम वैकेंसी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन के पहले बोलते हैं कि 2024 में हम फिर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन नहीं होगा, या इलेक्शन कमीशन को एक इनडायरेक्टली हिंट दे दिया गया। मतलब इस तरह की नहीं सर, उनका आत्मविश्वास है कि उन्होंने इतना काम किया है कि अगली बार फिर जनता उनको चुन के लाएगी। ठीक है, आत्मविश्वास है, लेकिन डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, जहाँ पर वोटिंग सिस्टम है, वहाँ पर कहना ये बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके उस समय वो कह रहे हैं जब कर्नाटका में वो बुरी तरह से हार गए। तो जब कर्नाटका में हार गए और देश की जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति में किन्हीं को भी कहना कि हम दोबारा आएंगे या हमारे भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी, तो एक गलत बात है। डेमोक्रेसी में कोई नहीं बोल सकता कि क्या
पब्लिक का विचार क्या है, जनता का विचार क्या है। और आज इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, गरीब रेखा के नीचे ले चला गया। बता दें मुझे क्या विकास हुआ है यहाँ पर? विकास ये हुआ है कि स्कूलों, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। यहाँ विकास ये हुआ है कि 80 करोड़ लोगों को भीख दिया जा रहा है। यहाँ का विकास ये हुआ कि मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। यहाँ का विकास ये हुआ कि 10 करोड़ से ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। यहाँ का विकास ये हुआ कि लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आप अगर आर्थिक सर, चांद पर पहुंच गया भारत, चंद्रयान चंद्रमा पहुंचा। तो यहाँ का विकास यही है कि आप रेलवे ट्रैक पर मैट्रिक टन मल गिरता है और बेचारे शेड्यूल कास्ट के लोग उसको साफ करते हैं। यही हमारा विकास है क्या? चंद्रयान पर पहुंच जाने से विकास हो जाता है क्या? मोदी जी तो दलितों का पैर धोते हैं सर। ये सब राजनीतिक लोगों का दिखावा होता है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। इस बात पर नेता लोग जो दलितों के घर खाना खाने जाते हैं, ये सब मैं दिखावा नहीं चाहता। इस तरह की राजनीति करना बेकार बात है। मैं तो जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपके पार्टी ने 9 सालों में क्या विकास किया। आप एक विकास गिना दीजिए जिससे पब्लिक खुश हो। वंदे भारत, आपका बुलेट ट्रेन, आप बुलेट ट्रेन क्या बना रहे हैं? बुलेट ट्रेन का क्या मल कहाँ गिरता है? रेलवे ट्रैक पर गिरता है। ऐसे ही बनाया बुलेट ट्रेन, ऐसे ही होता है क्या? दुनिया में नाम हो रहा है मोदी जी का। मैं नहीं जानता कि किनका नाम हो रहा है, किनका नाम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि हमारे देश में आज जनता पीड़ित है। हमारे नौजवान 11 करोड़ से ज्यादा नौजवान को कोई काम नहीं है। लोग सोच नहीं पा रहे कि हम क्या काम करें। और यही नहीं, कितना लाख लोग हमारे देश को छोड़ करके बाहर के देश में अपना नागरिकता प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। आखिर में देश को लोग छोड़ करके क्यों जा रहे हैं बाहर के देशों में, ये बताइए। और ये तो है, आंकड़ा आया है सर। हाँ, कि लाखों की संख्या में हर साल भारतीय लोग दूसरे देशों की क्यों? आखिर में क्यों? क्योंकि आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। आज हमारा मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया का नाम ही गोदी मीडिया हो गया। बताइए आप, तो मीडिया स्वतंत्र नहीं, आप बोल नहीं सकते। आपका इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो गया, गरीब लोग गरीब हो गया और नौजवान हमारे बेरोजगार हो गए। लाखों नौकरियां पड़ी हुई है रेलवे में, लाखों नौकरियां पड़ी है होम मिनिस्ट्री में, लाखों नौकरियां पड़ी हुई है हेल्थ मिनिस्ट्री में, लेकिन इसको नहीं भरा जा रहा है। क्यों नहीं भर रही आखिर में भारत सरकार? क्या चाहती है भारत सरकार? आप तो 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोले थे हर साल, और 9 साल में आपको 18 करोड़ नौकरी देना चाहिए था। क्या आपने किया? तो रोजगार, महंगाई आपने सस्ता कर दिया, महंगाई आपने कम कर दिया क्या? 2 करोड़ नौकरियां आप लोग सबको दे दिए। आपने क्या विकास किया? अगर घर में आदमी के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है तो क्या आपने दिया? सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिया। तो अमित शाह बोले तो जुमला था। अगर आप जुमला करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो सब कुछ जुमला मानेंगे हम। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेता जनता को ये फिर बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई भी नेता बोले तो उसको आप जुमला समझिए, क्योंकि जब उनके होम मिनिस्टर ही खुद बोल दिए कि सब जुमला है तो सब जुमला ही मानेंगे। फिर उस पर वोट मत मांगिए आप। एक ट्विटर पर सर एक वीडियो वायरल हो रहा। ट्विटर पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स है महाराष्ट्र का, वो अपनी अंगुली जो है ऐसे रखता है और दूसरे हाथ से चाकू से, तेज धार वाले हथियार से अपनी अंगुली को काट देता है, इस बात के लिए ताकि वो ध्यान आकृष्ट कर सके। जिग्नेश मेवानी ने इस संदर्भ में लिखा है कि भाजपा सरकार उस हद तक नाकाम हो चुकी है कि आज उनके ही एक वोटर ने महाराष्ट्र के उल्लासनगर में प्रशासन और सरकार को ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद की उंगली काट दी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनके भाई के आत्महत्या के मुद्दे पर न्याय नहीं होता तब तक वह इसी तरह अपने शरीर का एक एक अंग काटकर सरकार को भेजते रहेंगे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज क्या हो सकता है कि एक आदमी इस तरह से न्याय मांगने के लिए उसको एक अपना उंगली काटना पड़ रहा है। बिहार को लेके क्या चल रहा है सर आपकी पार्टी का, सामाजिक लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी? मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आदमी, जो नीतीश कुमार इंडिया बनाने का कन्वेनर बनना चाहते हैं, वो आदमी खुद बाबा साहब का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन कर रहे हैं, यानी दलित और महादलित बना दिया। ये दलित महादलित वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ शेड्यूल कास्ट है। तो आप जब शेड्यूल कास्ट को ही तोड़ने चले हैं
तो इंडिया को आप कैसे एकत्रित करिएगा नीतीश कुमार जी, ये मुझे बताइए। कुछ सोच समझ है आपको, जो आप इस तरह से शेड्यूल कास्ट को डिवाइड करके राजनीति करने चले हैं? इस दुनिया से जाइएगा तो क्या लेके जाइएगा? कुछ नहीं। आपके नाम पर एक काला धब्बा होगा। किस आदमी ने शेड्यूल कास्ट को डिवाइड किया? अभी भी समय है, बदल डालिए इसको। शेड्यूल कास्ट को एक साथ रहने दीजिए, जिसको बाबा साहब ने एक साथ रखा। मुझे गुस्सा आता है आप सर, आपने क्या समझ लिया कि सारे पासवान अमीर है? पासवान को क्या कहना चाहता है कि अमीर है? हम खाली नन पासवान शेड्यूल कास्ट को देखेंगे। एक गलत आप मैसेज दे रहे हैं। हम लोग के भाइयों के बीच में एक फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो राजनीति के लिए आप कर रहे हैं, एक काम करना बंद करिए, बंद करिए। मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप दलित महादलित आयोग को भंग करें, सभी को दलित आयोग बनाएं और सभी को एक नजर से डालें। आपको बिहार में मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि आप लोगों को, अति पिछड़ा को, शेड्यूल कास्ट को डिवाइड करके आप राजनीति करें। आपको गद्दी पर बैठा दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि समाज को आप टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। ये बहुत गलत बात है। वो इसलिए किए क्योंकि रामविलास पासवान के साथ पूरा पासवान समाज था और बाकी दलित समाज की भी जातियां रामविलास जी के साथ थी। तो रामविलास जी से अपनी तरफ बाकी जातियों को लाने के लिए नीतीश कुमार ने महादलित किया और पासवान को छोड़ दिया। वो जानते थे कि पासवान को कुछ भी दे देंगे, वो रामविलास जी के साथ रहेगा, बाकी जातियों को रामविलास जी से तोड़ के अपनी तरफ ला सकते, इसलिए उन्होंने महादलित का निर्माण किया। ये आपकी गलतफहमी है नीतीश जी, आपकी गलतफहमी है, लोगों की गलतफहमी है। मैं भी पासवान हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं। तो ये थे पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद पासवान जी, लोकतांत्रिक समाज न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे जो बात किए उन पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।